तो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं। तो दो हम लोगों ने तरीके देखे थे, एक था एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, दूसरा था मम पार्टिसिपेंट्स कैसे ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं उनको ओवरकम करना। और एक और कुछ स्टूडेंट होते हैं वर्बोज पार्टिसिपेंट्स, वर्बोज जो ओवर कॉन्फिडेंट हो और जो अपनी बातों के ज़रिए दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज़ है, बट ग्रुप डिस्कशन में अगर हम लोगों ने इस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा शो करने की कोशिश की तो वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जो हमें रिव्यू करने के लिए पैनल बैठा होगा, एनालिजर्स बैठे होंगे, वो ये सोचेंगे कि ये बंदा दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और ये दूसरों के साथ कोऑपरेट करके काम नहीं कर सकता। यानी कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ नहीं है, आप सिर्फ ये चाहते हो कि केवल आपकी बात सुनी जाए, किसी और की बात ना सुनी जाए। तो इसीलिए वर्बोसिटी को, ज़्यादा बोलने को, सिर्फ जब आपकी टर्म है तभी बोला जाए, जब ज़रूरी हो तभी बोला जाए। अननेसेसरी बोलना जो है ग्रुप डिस्कशन को ऑफ द ट्रैक लेके जा सकता है। और इन केस ये जॉब की इंटरव्यू के टाइम पे है तो ये आपको रिजेक्शन के दरवाजे के ऊपर भी लेके जा सकता है। वर्बोसिटी विच इज़ नॉट एनकरेजिंग इन ग्रुप डिस्कशन मीन्स टॉकिंग टू मच एंड ट्राइंग टू ओवरशैडो अदर्स, कि ये ग्रुप डिस्कशन में कभी भी अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती। और ये है क्या, जब हम लोग ज़्यादा बोले और अपनी बातों के ज़रिए दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करें। मेक इट क्लियर टू देम दैट लाइक मोस्ट पीपल you value the student who listen well, who ask good question to other student, or who are sensitive to the needs of other in the group। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन से पहले ही क्लियर आउट कर देनी। इन क्लास स्टूडेंट को हम लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर करें, उनको पहले ही क्लियर कर दो। उन्हीं बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में बेटर पार्टिसिपेंट्स या बेटर परफॉर्मर माना जाएगा जो जितनी बढ़िया तरीके से अपनी बात रख रहे, उतने बढ़िया तरीके से दूसरों की बात को सुन भी रहे हैं। वो उतने ही जिनको अपनी ज़रूरत के साथ साथ ये भी पता है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो लिसनर्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि जिसको अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरों की ज़रूरतों का भी पता हो, ऐसे पार्टिसिपेंट्स ही ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं और ऐसे पार्टिसिपेंट्स ही ग्रुप डिस्कशन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमें स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट को ये पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट करने की या ग्रुप डिस्कशन में अपनी नॉलेज को ज़रूरत से ज़्यादा डिस्प्ले करने की कोशिश नहीं है। साइलेंस जो है, जब कोई दूसरा बोल रहा है, साइलेंस मस्ट होनी चाहिए, तभी आप उनके पॉइंट को एनालाइज कर सकते हो। जब आपकी टर्म आए आप उन पॉइंट्स के ऊपर प्रतिक्रिया भी दे सकते हो। बट जब कोई दूसरा बोल रहा है बीच बीच में, आप लोगों ने, अगर वो ऑफ द ट्रैक है तो हम लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, बट वो ट्रैक पे है, बीच बीच में आप अननेसेसरी अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करने के लिए उसे रोक रहे हो, तो ये कतई ही सही नहीं माना जाएगा। साइलेंस इज द एक्सेसिव टॉकर बाय पुटिंग हिम इनटू द final report into the role of discussion recorder. He must simply observe and record. He cannot talk until handle in the final report। और अगर ऐसे हैं कुछ स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट तो आप उनको काम ही ऐसा दे दो कि उनके पास अननेसेसरी बात करने का टाइम ही ना दो। आप उनको जो है डिस्कशन रिकॉर्डर का टाइम दे दो कि उसने सभी जो ग्रुप डिस्कशन के पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं उसने उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट विद कंक्लूज़न बना के देनी है। और वो तब ही बोलेगा और वो फाइनल रिपोर्ट तब ही बना पाएगा जब उसने अच्छे तरीके से दूसरों के व्यू पॉइंट को सुना होगा। और दूसरों के व्यू पॉइंट को अगर वो ध्यान से सुन रहा है तो ऑटोमेटिक है कि वो अपनी एक्सेसिव टॉकिंग को नहीं कर पाएगा। द बाउंसिंग बॉल कैन अनदर बी ऑप्शन। द पर्सन टॉकिंग होल्ड्स द बॉल। This same procedure can be accomplished without the ball. Each speaker must call
on the next speaker. This rather silly sounding technique actually work quite well in some classes. It has added advantage of getting quite a student to participate. Used as a surprise maneuver, it may get discussion ball rolling. तो जैसे हम लोग कई बार अंताक्षरी खेलते हैं या कई बार हम लोग म्यूज़िकल चेयर खेलते हैं या बाउंसिंग बॉल खेलते हैं कि जिसका बॉल आ गई वो बोलेगा, तो ये भी हमें देखने को तो ये सिली सी टेक्निक लगती है, बट इस टेक्निक के डबल बेनिफिट है भी। जो जिसके हाथ में बॉल जाएगी वही बोलेगा। एक तो जो ज़्यादा बोलता है वो चुप रहेगा, और बाई चांस कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो बोलता ही नहीं है, उसके हाथ में बॉल चली गई तो वो उसे भी बोलना पड़ेगा। तो ये सिली साउंडिंग सी टेक्निक जो है वो डबल इफेक्ट करेगी। और इसको बॉल के बिना भी कह सकते हैं कि एक स्पीकर ने बोलना बंद किया, उसके बाद वो जिस स्पीकर का नाम लेगा वही बोलेगा, उसके अलावा और कोई नहीं बोलेगा। दूसरा तीसरे का नाम लेगा, तीसरा चौथे का, और सो ऑन। तो इस तरीके से वर्बोज पार्टिसिपेंट्स को हम लोग साइलेंट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। अगला है टीम प्लेयर्स। टीम प्लेयर्स जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को इस तरीके से एनकरेज करना है कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना शुरू करें। यानी कि ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस ही ये होता है कि हम लोग कॉपरेशन की फीलिंग को सभी के अंदर जगाए। We need to lay a great emphasis on a parameter because it is essential for managers to be team players. The reason is that managers always work in teams. At the beginning of his career, manager work as a team member, later as a team leader. Management aspirant who lack team skills cannot be good manager. तो वो कहता है कि ये क्वालिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर है वो पहले टीम का मेंबर रह के गया है, और आज अगर वो मैनेजर है उसे पता होना चाहिए कि जब वो टीम का मेंबर था तो किस प्रकार से मैनेजर उसके साथ या टीम के साथ वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो इसीलिए हम लोगों को टीम प्लेयर के रूप में वर्क करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोगों को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब भी आज के टाइम पे हम लोग वर्क करते हैं तो वो वर्क सिंगल इंडिविजुअली हम लोग वर्क नहीं कर सकते, वो वर्क हमेशा टीम में होगा। और इसीलिए यूनिटी कोऑपरेशन की फीलिंग को एक दूसरे के लिए हमें हमेशा जगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल expressing your opinions or ideas in a group discussion. For an opinion like reduction in IMMS fees will affect the quality can better be stated by demonstrating your reasoning ability and completing the missing links between fees and quality, as a reduction in IIMS fees will result in less funds being invested on study material, student exchange programs, research, student development activities, etc. Moreover, it costs money to attract good faculty, creates good infrastructure, upgrade technology. With the reduction in fees, less money will be available to perform these activities, which will lead to the deterioration in the quality of IAMS. तो रीजनिंग एबिलिटी क्या कि हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोग अच्छे तरीके से जिस भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अच्छे तरीके से जिस भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक को समझ सके। उस टॉपिक के कंक्लूज़न के बारे में हम लोग विद प्रूफ विद एविडेंस जो है वो जो सबूत है या फिर जो फैक्ट्स है या फिगर्स है वो निकाल सके। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हमें ये टॉपिक मिला है कि IIMS की जो अगर हम लोग फ़ीस घटा दे तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के स्टूडेंट के स्टडीज़ के ऊपर इम्पेक्ट करेगी। तो वो बिल्कुल हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कि फ़ीस हाइक वहाँ पे ज़रूरी है।
तो उसके लिए हमारे पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग वैलिड प्रूफ दे सकते हैं कि अगर हाई फीस ना हुई तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा, हाई फीस नहीं हुई तो उनको हम लोग बढ़िया स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अच्छे टीचर्स नहीं रख पाएंगे। तो इस तरीके से जिस भी पॉइंट को हम लोग बोलने जा रहे हैं उसके पीछे हमारे पास वैलिड लॉजिक होने चाहिए, ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो जो भी पॉइंट्स हम लोग आगे रखें वो अगर हमें प्रूव करना पड़ जाए तो हम लोग उन्हें प्रूव भी कर पाएँ। विदाउट प्रूफ हमारे पॉइंट्स बिल्कुल यूज़लेस है।